क्या वक्फ कानून के मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे? क्या वक्फ कानून के मामले में मोदी सत्ता ने सुप्रीम कोर्ट के भीतर वो हथियार चला दिया है जिसकी काट सुप्रीम कोर्ट अब तक ढूंढ नहीं पाया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो दिखाया वो सिर्फ ट्रेलर है? आगे की पिक्चर यानी पूरी पिक्चर मोदी सत्ता दिखाएगी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के द्वारा? क्या सामने से लड़ाई हारने के डर से मोदी सत्ता छद्म युद्ध की तैयारी कर रही है? क्योंकि इतिहास में छद्म युद्ध में मोदी सत्ता को जीत मिली है और अभी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जैसा तेवर दिखाया है उसे देखकर लगता है कि गुजराती जोड़ी की हवा टाइट होने वाली है, और हवा इतनी टाइट है कि मुंह नहीं खुल पा रहा है। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि जिस कानून पर पिछले कई हफ्तों से चर्चा हो रही है, गोदी मीडिया, आईटी सेल के गुर्गे और भाजपा के तमाम नेता तो सालों से चर्चा कर रहे हैं, तो फिर कानून बनने के इतने दिन बाद भी इनके पास संभावित सवालों के जवाब क्यों नहीं थे? भाजपाइयों का दावा है कि लाखों की संख्या में वक्फ मामले पर उन्हें न जाने क्या क्या मिला था, कितनी चर्चा हुई, कितने बातें सुनी गई, तब कानून बनाया। तो जब इतना सब कुछ होने के बाद भी, कानून बनाने के 2 हफ्ते बाद भी सवालों के जवाब नहीं थे, तो अगले 1 हफ्ते में जवाब कहां से आ जाएगा? या फिर मोदी सत्ता को मालूम है कि जवाब नहीं है तो अब दूसरी रणनीति अपनाई जाएगी, और वो दूसरी रणनीति बड़ी खतरनाक है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि वो दूसरी रणनीति चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के सामने चल नहीं पाई थी। बेशक पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने उस रणनीति के दम पर बीजेपी को खूब लाभ पहुंचाया, या फिर यूं कहिए कि आज भी अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में है तो वो चंद्रचूड़ द्वारा दी गई उसी ढील का नतीजा है। तो क्या सारा खेल और षड्यंत्र यही है कि चीफ जस्टिस बदलने का इंतजार किया जाए? मामला बड़ा गंभीर है, एकदम आसान भाषा में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, इसलिए शुरुआत में निपटा लिया करिए, बाद में भूल जाता है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी आपके मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप को कम करने का हमारा छोटा सा प्रयास यूं ही चलता रहे। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सत्ता को नंगा कर दिया है। जो सत्ता 2 हफ्ते पहले संसद से कानून बनाती है, विपक्ष की आवाजों को इग्नोर कर देती है, उसकी दलीलों को खारिज कर देती है, बहुमत के दम पर अपनी मनमानी करती है, वही सत्ता सुप्रीम कोर्ट में अपने ही बनाए हुए कानून को डिफेंड नहीं कर पाती है। मिलॉर्ड से समय मांगने लगती है कि हमें टाइम दे दीजिए हुजूर, हम जवाब देंगे। और तब इस देश की 20% आबादी और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे लोगों की निगाहें 5 मई पर टिक जाती हैं, क्योंकि यही तारीख तय करेगी कि वक्फ कानून का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सत्ता के कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई है, जैसे कि वक्फ बाय यूजर का प्रावधान। ये बहुत ही खतरनाक व्यवस्था है, ये इस देश में गृह युद्ध शुरू करवाने का दम रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल को सुनवाई के दौरान पूछा था कि क्या सरकार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में भी हिंदू सदस्य की नियुक्ति करने वाली है। ये बात मीडिया में छपी, अखबारों में रिपोर्ट हुई, लेकिन सबसे पहले संसद में जब कानून के प्रावधानों पर बहस हो रही थी तब भी ये सवाल बहुत जोर शोर से पूछा गया था। उससे पहले जेपीसी की बैठकों में भी पूछा गया, मगर सरकार ने किसी की नहीं सुनी। और जब सरकार अपनी मनमानी करते हुए, एक समुदाय को टारगेट करते हुए बदले की भावना से कानून बनाती है तो संसद का कोई मतलब नहीं रह जाता है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश करने वाले अभिषेक मनु सिंघवी ने इस कानून के पीछे की भावना को बताने के लिए रिटेलिएशन शब्द का प्रयोग किया। इसका मतलब होता है लगभग बदला, और जब कानून बदला लेने के लिए बनाया जाता है तब समता, समानता और बंधुत्व जैसी बातों को दरकिनार कर दिया जाता है। वक्फ कानून पर हम लगातार पिछले कई हफ्ते से चर्चा कर रहे हैं, आप हर एक वीडियो देख भी रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को जो सुनवाई की उसने साफ कर दिया कि अब इस देश में लोकतंत्र बचा ही नहीं है। अब बचाने को सुप्रीम कोर्ट ही है, जहां से इस देश के नागरिक राहत की उम्मीद कर सकते हैं। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का दामन भी अब तक बहुत साफ नहीं रहा है, क्योंकि न्यायपालिका में जो चल रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के खिलाफ याचिकाएं पेंडिंग हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो होली के बाद सुनवाई करेगा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई का वो भी एक सबसे महत्वपूर्ण मोर्चा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम नहीं है।
इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और पूरी स्कीम को ही असंवैधानिक बता दिया। मगर बाद में जब जांच की मांग को लेकर याचिकाएं दायर हुई, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से फायदा लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुनवाई नहीं की और याचिकाओं को सीधे सीधे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की हरकतों ने तो न्यायपालिका के कैरेक्टर से पर्दा ही उठा दिया था, जनता के मन में कई सवालों को जन्म दे दिया था। और जस्टिस चंद्रचूड़ ने वो ओरल ऑब्जर्वेशन दिया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कानून किसी भी धार्मिक स्थल के कैरेक्टर का पता लगाने से नहीं रोकता है। मिलाड के इस कमेंट के बाद ही लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक याचिकाएं दायर होने लगी। तो लगा कि इस देश में कोई भी मस्जिद सुरक्षित नहीं है क्या, कोई दरगाह सुरक्षित नहीं है क्या, क्योंकि अजमेर की दरगाह के खिलाफ भी याचिका दायर कर दी गई। और जब पानी सिर के ऊपर जाने लगा तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने एक आदेश पारित किया कि जब तक केंद्र सरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की संवैधानिकता के मामले में अपना जवाब दाखिल नहीं करती, तब तक किसी भी कोर्ट में कोई भी नई याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी, कोई भी अदालत कोई नया आदेश पारित नहीं करेगी, यथास्थिति को बरकरार रखा जाएगा। मजेदार बात यह है कि जब चीफ जस्टिस ने अपना यह आदेश पारित किया, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मामले में मोदी सत्ता को जवाब दाखिल करने के लिए पूरा मौका दिया, मगर मोदी सत्ता ने 2-3 साल तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया। और जब संभल की मस्जिद, जौनपुर की मस्जिद, अजमेर की मस्जिद के लिए कैरेक्टर का पता लगाने के लिए याचिकाएं दाखिल होने लगी, मामला बिगड़ गया। यूपी के संभल में दंगा भड़क गया और ऐसा ही कुछ हाल फिलहाल में मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के मामले में हुआ है। तो संभल में दंगा भड़का, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बना कि कोर्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई क्यों नहीं कर रहा है, और तब कोर्ट ने मोदी सत्ता से जवाब मांगा, मगर सत्ता ने सुप्रीम कोर्ट की परवाह नहीं की। मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपना आदेश सुनाना पड़ा। तो सवाल यह है कि क्या वक्फ कानून के मामले में भी सरकार ऐसा ही करने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक नहीं लगाया है, तो उसने सिर्फ कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई है। कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि अगली सुनवाई तक वक्फ बाय यूजर के प्रावधान में कोई बदलाव नहीं होगा और नए कानून के तहत बोर्ड या परिषद में कोई नियुक्ति नहीं होगी। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वक्फ बाय यूजर का मतलब है कि एक आदमी अपने उद्देश्य द्वारा, अपने कार्य द्वारा, अपने हाथों द्वारा, अपने बोलने के द्वारा, अपने दर्शाने के द्वारा वक्फ बना सकता है। ये जरूरी नहीं कि वो लिखित तौर पर प्रमाणित करे और एक रजिस्टर्ड डीड बनाए। ये हक मुसलमानों का वक्फ के विषय में सैकड़ों साल पुराना है और नए कानून में वक्फ बाय यूजर के अस्तित्व को खत्म कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तक जो भी वक्फ है वो डिक्लेयर्ड है या रजिस्टर्ड है, उस पर यथास्थिति बनी रहेगी। अब सवाल यह है कि अगली तारीख पर क्या होगा। अगर मोदी सत्ता सुप्रीम कोर्ट से फिर से टाइम मांग ले तो क्या मिलाड मना कर देंगे? इसलिए वक्फ एक्ट 2025 के मामले में सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान होने वाला है और कोर्ट को तय करना होगा कि जिस तरीके से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में जस्टिस सूर्यकांत ने टाइम की कमी का हवाला दिया, वैसा कुछ वक्फ कानून के मामले में न हो जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना मई 2025 में ही रिटायर होने वाले हैं और जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस KV विश्वनाथन के साथ खुद वो वक्फ कानून के मसले पर सुनवाई कर रहे हैं। चीफ जस्टिस के रिटायर होने के बाद ये केस नई बेंच के पास जा सकता है और डर इस बात का है कि मोदी सत्ता सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखाने के लिए वक्फ कानून के मुद्दे पर अपना जवाब ही दाखिल न करे, क्योंकि मोदी सत्ता के पास अपने कानून का बचाव करने के लिए कोई तर्क नहीं है। मोदी कह रहे हैं कि उन्होंने 5 साल तक वक्फ कानून की बारीकी समझी। मुस्लिम समाज से 1700 से ज्यादा शिकायतें मिली थी, शिकायत करने वाली ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं थी। तो सवाल यह है कि हे महामानव, शिकायतें थी, शिकायतें हो सकती हैं, मगर ऐसा कानून क्यों बनाया कि आपकी सत्ता के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाए? उन शिकायतों में आपको जवाब नहीं मिला क्या? और जो कानून मंत्री संसद में दावा कर रहे थे कि लाखों डॉक्यूमेंट्स और याचिकाएं, मेमोरेंडम पढ़ के ये कानून बनाया गया है, वो कानून मंत्री अपने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को ये नहीं बता पाए कि सुप्रीम कोर्ट में किन तर्कों पर इस कानून को डिफेंड करना है। जब सुप्रीम कोर्ट ये सवाल पूछेगा कि क्या शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, वैष्णो देवी, अमरनाथ श्राइन बोर्ड या राम मंदिर ट्रस्ट में मुसलमानों की नियुक्ति होगी, तो क्या जवाब देना है? क्या ये उन लाखों पत्रों में नहीं मिला था इन सवालों का जवाब? मोदी सत्ता के पास अगर जवाब होता तो चुटकियों में कोर्ट में पेश कर दिया जाता, मगर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, मुंह नहीं खुल रहा है। इसलिए डर है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट को बाईपास करने के लिए कोर्ट के सामने 1 हफ्ते बाद भी जवाब नहीं देगी। हो सकता है कि तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट से और समय मांगे, और समय मांगने के मामले में तुषार मेहता को बहुत लंबा अनुभव है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मामले में भी तुषार मेहता ने DY चंद्रचूड़ से खूब समय मांगा और उन्हें खूब समय मिला भी, मगर जवाब दाखिल नहीं हुआ। तुषार मेहता के समय मांगने के मुद्दे पर सपा सांसद जावेद अली खान ने कहा कि मोदी जी का वक्फ कानून अभी सरकारी वकील भी समझ नहीं पाया है,
जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से हफ्ते भर का समय मांगा है। और जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल पर स्टे न लगाने की अपील कर रहे थे, तो यह अपील सिर्फ मेहता तुषार नहीं कर रहे थे, बल्कि मोदी सत्ता कर रही थी, नरेंद्र मोदी कर रहे थे, और सीजेआई बार बार कह रहे थे कि हिंदू भी इस बिल के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के मामले में मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की घटना पर चिंता जताई, क्योंकि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को पता था कि अगर इस कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक नहीं लगाई गई तो हालात बिगड़ सकते हैं। कोर्ट ने देखा कि खुलेआम वक्फ कानून के मामले में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और देश के अल्पसंख्यकों का अधिकार कुचला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर जल्दी सुनवाई करके न्यायपालिका की हो रही छीछालेदर को ढकने का काम तो कर दिया है, मगर एक बात क्लियर है, इस देश में अब संसद का कोई मतलब नजर नहीं आता। अगर सत्ता के पास बहुमत है तो वो कुछ भी कर सकती है। फिलहाल सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि एक हफ्ते का समय जवाब देने के लिए जो सत्ता को मिला है वो एक हफ्ते में जवाब देगी या फिर और समय मांगते मांगते चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के रिटायरमेंट का इंतजार किया जाएगा और मामले को लटका कर रखा जाएगा। इसी बीच तमाम भाजपाई सरकारें अपना तांडव मचाना शुरू कर देंगी, क्योंकि आप भी जानते हैं पिछले कुछ सालों से देश में क्या कुछ चल रहा है। तो हम बात कर रहे थे सत्ता के बहुमत की। अगर उसके पास बहुमत है तो ऐसे कानून बना सकती है जिस पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही रोक लगा सकता है, और सत्ता को मालूम है कि कानून पास कराने के लिए संसद में नंबर का जुगाड़ कैसे करना है। वक्फ कानून के मामले में सुप्रीम कोर्ट जब फैसला सुनाएगा तब सुनाएगा, मगर 16 और 17 अप्रैल को हुई सुनवाई ने इस देश की तमाम पार्टियों और नेताओं के मुंह से नकाब नोच लिया है। पता चल गया है कि ये नेता निकम्मे हैं, न इन्हें संविधान की परवाह है न ही संसद की। ये जनता की भलाई के लिए भी काम नहीं करते। और वक्फ के मामले में जिस तरह लोकतंत्र की हत्या हुई उसमें बीजेपी और एनडीए के तमाम सांसद शामिल हैं। लोकसभा में बीजेपी के पास 240 सांसद हैं, 16 सांसद टीडीपी के हैं, 12 नीतीश कुमार के, 5 सांसद चिराग पासवान के हैं, 2 जयंत चौधरी के, कर्नाटक की पार्टी जेडीएस के भी 2 सांसद हैं। इनके साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार को जोड़ लीजिए और छोटी छोटी पार्टियों को मिलाकर यह आंकड़ा 290 के पार चला जाता है, जो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। मतलब कि लोकसभा में 290 से ज्यादा सांसदों ने देश की 20% आबादी के अधिकारों को कुचलने वाले कानून का समर्थन किया। और जब लोकसभा में वोटिंग हुई तो इस बिल को 288 सांसदों का समर्थन मिला, जबकि विपक्ष के 232 सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान किया। राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 सांसदों ने वोट दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्यसभा के भीतर मायावती के सांसद ने भी वक्फ कानून के पक्ष में वोट दिया था। मतलब एनडीए की तमाम पार्टियों और नेताओं ने संसद का अपमान किया। उन्होंने अपनी कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए लोकतंत्र को कुचल दिया। और जब राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश में अघोषित तानाशाही चल रही है, तो इस अघोषित तानाशाही को इन नेताओं और उनकी पार्टियों ने खाद पानी दिया है। क्योंकि एनडीए की पार्टियों ने दिमाग लगाया होता, कानून की संवैधानिकताओं को समझा होता, तो कानून का समर्थन शायद न करती। इस देश में चुनाव आयोग पर आरोप लगता है कि वो सत्ता का गुलाम है, चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं। इसलिए राजनीतिक पार्टियां अपनी कुर्सी के लिए सत्ता की मनमानी पर आंख मूंद के भरोसा कर रही हैं। उन्हें लगता है कि बीजेपी के साथ होने का मतलब है जीत की गारंटी, सत्ता मिलने की गारंटी, और विपक्ष के पास इतने नंबर ही नहीं है कि वो सत्ता की मनमानी को रोक सके। तो पार्लियामेंट से अब इस तरह की उम्मीदें घटती जा रही हैं कि वहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की भलाई पर कोई चर्चा होगी, या जनता के मुद्दों की भलाई पर कोई चर्चा होगी, जनता के लिए भला करने के लिए कोई कानून बनेगा। क्योंकि वक्फ संशोधन कानून संसद से पास हुआ है और इस कानून पर जिस तरीके की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की है, उसने बता दिया कि कानून जनता की भलाई के लिए नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में तमाम राजनीतिक पार्टियों के एक्सपोज होने के बाद बिहार में नीतीश कुमार और चिराग पासवान को चुनावी लड़ाई लड़नी। नीतीश कुमार को तय करना पड़ेगा कि ललन सिंह, अशोक चौधरी और संजय झा ने वक्फ कानून के मुद्दे पर उनसे जो करवाया क्या वो सही था। चंद्रबाबू नायडू को बताना चाहिए कि उनकी पार्टी ने जो फैसला लिया क्या वो फैसला सही था। मोदी सत्ता से फंड लेने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने संसद और संविधान को ही दांव पर लगा दिया। चिराग पासवान को बताना चाहिए कि उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है, क्योंकि यही चिराग पासवान कह रहे थे कि अगर वक्फ संशोधन कानून जनता के हित में नहीं होता तो संसद पास क्यों करती। मगर वक्फ संशोधन कानून पर सरकार ही सुप्रीम कोर्ट में अपना बचाव नहीं कर पा रही है, तो चिराग को बताना चाहिए कि वो जनता की भलाई के लिए काम करते हैं या फिर सत्ता की मलाई के लिए काम करते हैं। क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी का इतिहास रहा है हमेशा सत्ता के साथ रहना है। रामविलास पासवान के टाइम से ही लोजपा की यह परंपरा चली आ रही है। इसलिए चिराग पासवान को वक्फ संशोधन कानून पर सत्ता का समर्थन करना था। जयंत चौधरी को भी बताना चाहिए कि उन्होंने चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह की विरासत को दांव पर क्यों लगाया, क्योंकि वक्फ संशोधन कानून पर जयंत चौधरी की पार्टी ने भी बीजेपी का समर्थन किया और सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। जयंत चौधरी ने मोदी सत्ता के दबाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाईचारे को दांव पर लगाया
लगा दिया, मगर वक्फ कानून के मुद्दे पर कोर्ट में खेला अभी बाकी है। लेकिन इस केस ने एक और चीज साफ कर दी है कि जब भी न्यायपालिका पर दबाव बनता है कि लोकतंत्र खतरे में है और सत्ता सीधे तौर पर लोकतंत्र को कुचल रही है, सुप्रीम कोर्ट इस प्रेशर कुकर की सीटी को निकाल देता है, प्रेशर रिलीज कर देता है। वक्फ कानून के मामले में भी कोर्ट ने यही किया है। मोदी सत्ता को टाइम मिल गया है, लेकिन कानून पर पूरी तरह से रोक नहीं लगी है, सिर्फ कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई गई है। जनता जानती है कि नए वक्फ कानून में सब कुछ कलेक्टर के हाथ में दे दिया गया है और इन सब मामलों पर अभी सुनवाई होनी है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून का क्या करता है, क्योंकि मोदी सत्ता जवाब नहीं दे पा रही है। 5 मई से पहले ही नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट में नैतिक तौर पर हार चुके हैं। सत्ता के पास जवाब होता तो वो इतना समय नहीं लेती। नरेंद्र मोदी कृषि कानूनों के मुद्दे पर भी किसानों के सामने नैतिक तौर पर हारे थे। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में भी मोदी सत्ता हारी हुई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के बनाए कानून को ही अवैध घोषित कर दिया था। बावजूद इसके मोदी ने गणेश चतुर्थी के दिन पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के घर जाकर गणेश आरती की थी। साफ था कि मोदी सत्ता ने सुप्रीम कोर्ट को अपने पाले में करने के लिए लाख कोशिशें की, मगर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने न्यायपालिका की आंखों का पानी मरने नहीं दिया। उम्मीद का दिया अभी बुझा नहीं है। जैसा कि मामले में याचिकाकर्ता इमरान प्रताप, मिलाकर देखना यही है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अगले 7 दिनों में अपना जवाब देती है, दे पाती है या फिर नहीं, या फिर टाल मटोल करके इस मामले को लंबा खींचा जाता है। यहां समझने वाली बात यह भी है कि अगर इनके पास देने लायक कोई जवाब होता तो इतने हफ्तों से इस मामले पर चर्चा हो रही है, जवाब तैयार होता। लेकिन जवाब तैयार नहीं हो पाया, इसका मतलब है कि जवाब नहीं है। और अगर जवाब नहीं है तो 1 हफ्ते में कहां से आ जाएगा, और 1 हफ्ते में नहीं आएगा, इसका मतलब है कि जवाब नहीं दिया जाएगा। तो क्या मोदी सत्ता यहां षड्यंत्र करेगी, मामले को टालने की, इंतजार करेगी चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के रिटायरमेंट की और नए चीफ जस्टिस के आने की? बहरहाल देखना होगा अगली तारीख में क्या होता है। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।